इनके ऊपर एक एफआईआर कटी हुई, ठीक है, और इनके पास कोर्ट के अंदर गारंटी के पैसे देने होते हैं, वो इनके पास नहीं थे। आपकी अमानत ताकि आपका जो है ये मसला हल हो जाए। हमारे अपने तकरीबन जो पैसे थे वो 1.5 से 2 करोड़ थे और इन्वेस्टर्स के भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए थे इसमें। उनका घर था, हमारा घर जो था तकरीबन 3 करोड़ रुपए का आपने बेचा। जी 3 करोड़। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया और चेक जाके उन्होंने पोस्ट कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हालात हमें इस तरफ ले जाएंगे कि हम बिल्कुल ही आसमान से जमीन पे गिर जाएंगे। अच्छा, आज जो है मेरे पास आई हुई है, इनको हम जो है ये पैसे क्यों दे रहे हैं मैं इसका बताऊंगा। इनके ऊपर एक एफआईआर कटी हुई, ठीक है, और इनके पास जो कोर्ट के अंदर गारंटी के पैसे देने होते हैं वो इनके पास नहीं थे। तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ऑफिशियल नंबर पे इनका केस हमने सुना, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन ये केस आप लोगों की सुनना इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे फाउंडर इन्वेस्टर से बड़े बड़े जो मंथली प्रॉफिट है कि 3% 4% हम रिटर्न देंगे ये कमिट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब कोई भी सप्लाई चेन उनकी डिस्टर्ब होती है, कोई भी मसला होता है, तो उनके ये हालात हो जाते हैं कि लोग उनके ऊपर एफआईआर कटवाते हैं और एक अच्छी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका केस क्या था, ये आपकी अमानत ताकि आपका जो है ये मसला हल हो जाए। अब आप थोड़ा सा अपना केस बताएं कि आपका केस क्या है, क्या फ्रॉड हुआ, किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। नबी भाई, मैं आपका इसकी आई थी। सबसे पहली बात मैं काम करती थी ऑनलाइन, काफ़ी सालों से काम करती आ रही थी कॉस्मेटिक्स का। तो इसमें मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई थी, लोगों की भी लगी हुई थी। इसमें जो फ्लॉ हुआ ये कि जब नुकसान हुआ तो हमें उस वक्त पता लगा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन हमने नहीं की थी। हम ट्रस्ट लेवल पे काम कर रहे थे उस वक्त, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। हमने जो भी काम किया मार्केट में अपने पैसों पे भी किया और इन्वेस्टर्स के पैसों पे भी किया। हम उस पर नॉर्मल काम करते रहे, अचानक से कुछ मिसहैप हुआ जिस वजह से हमारा सारा कारोबार डूब गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके अपने पैसे कितने थे और इन्वेस्टर के कितने पैसे थे टोटल। हमारे अपने तकरीबन जो पैसे थे वो 1.5 से 2 करोड़ थे और इन्वेस्टर्स के भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए थे इसमें। तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का आपका जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये लॉस होने का रीजन क्या था? रीजन सबसे बड़ी गलती हमारी कि हमने जबान पे काम किया, हमने डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं किया और हमने अपने पैसे तो लगाए दूसरों के भी जो लगाए तो उसमें हमने उनसे डॉक्यूमेंटेशन करके उनको चेक दे दिए और हम जिनसे काम कर रहे थे हमने उनसे ना चेक लिए ना डॉक्यूमेंटेशन ली, तो सारी जिम्मेदारी वो हम पे इम्पोज हो गई। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या है कि इनका ना एक कॉस्मेटिक का काम था और एक इनका गाड़ियों का काम था। कॉस्मेटिक के काम में क्या करती थी कि एक साहब थे, उनसे ये कॉस्मेटिक का सामान खरीदती थी और आगे बेचती थी, जैसे नॉर्मली आपने देखा है। और गाड़ियों के अंदर भी यही होता है कि गाड़ियों का ये काम क्या करती थी कि इन्होंने जो शोरूम वगैरह वाले होते हैं उनको जो है पैसे दिए हुए थे, वो गाड़ी लेते थे और इनको प्रॉफिट देते थे। तो अब ये क्या करती थी, इन्होंने अपने 50-60 लाख रुपए करोड़ रुपए अपने लगाए, अपने रिलेटिव्स के मिलके तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए वो लगा दिए। तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इस तरह से इन्होंने लगा दिया। अब हुआ क्या, जो इनके कॉस्मेटिक वाला काम था उसमें इनके साथ मसला हुआ कि जिन साहब से ले रही थी उन साहब का इंतकाल हो गया। उन साहब का जब इंतकाल हुआ ना तो पैसे तो उन्हीं के पास थे, तो जो बाकी उनके बच्चे वगैरह थे उन्होंने बोला कि भाई आपका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई भी नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हम कैसे दें। अब जब उन्होंने इनके पैसे नहीं दिए तो आगे जो इनके इन्वेस्टर थे उन्हें तो पता ही नहीं है क्या काम चल रहा है, और इन्होंने उन्हें सारे पॉजिटिव चेक वगैरह दिए हुए थे, तो वो इनके ऊपर आ गए कि भाई करना है। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप कोई, पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो अपने पैसों पे काम करें, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं दूसरे पे। तो अगर आपने ऐसा काम भी करना है तो आप क्या करें कि जो दूसरा बंदा है उससे भी एक सड़क किस्म का जो है वो अग्रीमेंट करें और उससे भी पोस्ट डेटेड सेट लें, ताकि कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आप नहीं फंसे। और इसी तरह से गाड़ी के अंदर भी यही हुआ कि गाड़ी में इनके जो हस्बैंड थे वो अपने दोस्तों के साथ काम करते थे, दोस्तों के साथ उन्हें लिखत पढ़त करी नहीं। लिखत पढ़त करने की ना करने की वजह से क्या हुआ कि इनका जो दोस्त था वो पैसे लेके पूरे के पूरे भाग गया। अब इन्वेस्टर इनके पीछे पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई लोग बैकग्राउंड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनका जब ये मसला हुआ तो इन्होंने, आपने कहाँ पे अपना इनका घर था, हमारा घर तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का आपने बेचा जी 3 करोड़ तो 3.5 करोड़ रुपए का जो इनके ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर आया था, उन्होंने अपना घर बेचा और 3 करोड़ का घर बेचने का 40 लाख का अभी भी आपके ऊपर जो है वो बाकी है जो लोगों को देना है, जो अभी भी हम थोड़ा थोड़ा करके किस तरीके से अदा कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कहीं काम करके कुछ करके अदा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज ये बताएं कि जिन्होंने आपके ऊपर एफआईआर कटवाई उसका क्या केस है, वो भी थोड़ा सा बता दें। उसका केस ये है कि वो हमारे अपने रिलेटिव हैं, उन्होंने पैसे हमसे ले लिए, बस उसमें भी हमसे गलती, हमने रिश्तेदार है इसलिए उनसे चेक वापस नहीं लिया। आजकल करके उन्होंने कहा कि हम चेक दे देंगे और चेक मेरे मना करने के बावजूद भी चेक मत डलवाएं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। उन्होंने तकाजा किया और पैसों का, तो ठीक है आप मुझे 2-3 लाख रुपए और दे दें,
मैं आपको चेक हैंड टू हैंड दे दूंगा। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और चेक जाके उन्होंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करवा के फिर उसके बाद उस पे एफआईआर करवा दी। अब ओके। जी, उसके अच्छा, बाद आप देखें ये वाला मसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी को पोस्ट डेटेड चेक अगर दे रहे हैं तो पहली तो कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं, ताकि उसे जब भी पैसा रिटर्न मिलने उस पोस्ट डेटेड चेक के उसमें मिले। लेकिन अगर आप कैश देते भी हैं उसमें, तो उससे पोस्ट डेटेड चेक वापस ले लें, क्योंकि हमेशा याद रखें अगर पोस्ट डेटेड चेक आपने दिया हुआ है किसी को तो उसके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर करती है, जिस तरह से इनके केस में हुआ। तो इन्होंने अपने रिलेटिव से कोई पैसे लिए थे, वो पैसे इन्होंने पूरे वापस कर दिए थे, लेकिन जब पैसे लिए थे उस टाइम इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया था। और पोस्ट डेटेड चेक देने के बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैश में इनको पैसे दिए, और इन्होंने पोस्ट डेटेड जब मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, और फिर उसके बाद उसको बाउंस करवा के इनके ऊपर एफआईआर कटवा दी। अब एफआईआर कटवाने के बाद इनके वकील से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि अगर इनके हम जो है 50-60 हज़ार रुपये जो गारंटी के वहाँ पे चेक देने उसके जो हमारी वो होती है अदालत, तो इनको बेल नहीं मिलेगी, तो इस वजह से ये आई हुई थी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप बता दी थी ये जो आपका 40-50 लाख रुपए रह गया है, इसको आप रिटर्न करेंगी कोई आबाद वगैरह या जो बिल्डर है उसमें जो आपने फ्लैट लिया हुआ था उसके थ्रू, तो वो कैसे करेंगी, उसका क्या प्रोसेस है, क्या हुआ ये है? हमारी एक प्रॉपर्टी फंसी हुई है 3 साल से, तो मैंने आबाद के ऑफिस में जाके वहाँ पे कांटेक्ट किया, उनको सारा केस बताया, अपना सारा लीगल एडवाइज़र के थ्रू सब कुछ मैंने बताया उनको। तो फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये कहा ठीक है हम आपको बिल्डर के थ्रू पैसे दिलवाएंगे और आपकी टोटल पेमेंट जितनी है पहले, क्योंकि उनको ये था कि आप वो समझ रहे थे शायद कोई गलत बयानी करके लोग पैसे निकलवाते हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरा पूरा केस लॉयर से डिस्कस किया, तमाम चीज़ें सुनी, वेरिफिकेशन के बाद फिर उन्होंने बिल्डर से रब्ता किया, बिल्डर से बात की, उसको एग्री किया और उन्होंने कहा कि हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में बुला के आपको चेक दिलवा देंगे पोस्ट डेटेड जितने भी होंगे आपके, ताकि आपकी सारी मामला हल हो जाए। तो इस तरह आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तब तक वो फाइल वगैरह वो अपने पास सरेंडर करके रखेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इनके जो 3 करोड़ तो उन्होंने अपना घर बेच के दे दिया, बाकी जो 30-40 लाख रुपए इनका एक फ्लैट था, वहाँ पे उस फ्लैट के अंदर क्या नाम है, बिल्डर जो है ना उस फ्लैट को बना रहा था ना कुछ कर रहा था, इनके हाथ आगे पैसे नहीं है, तो वो कैंसिल करके इनके पैसे भी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो बहुत सारा ये केसेस बहुत सारे पाकिस्तान में, हम कराची में खासतौर पर देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई इस तरह का केस है तो आबाद एक इदारा है जहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बिल्डर से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। कोई एक चीज़ जो आप ऑडियंस को बोलने चाहें कि यार ये नहीं करना चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे बड़ी चीज़ है हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल कागज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काम हमने किया वो कोई ना करे। और जब चेक दे रहे हैं तो चेक उस वक्त दें जब आपको पता हो बैकअप पे आपके पास कोई चीज़ है। अगर आपके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप ना चेक दें, ना एग्रीमेंट करें, ना काम करें अपने पैसों के अलावा किसी और के साथ। बस इतनी सी बात है। इन्वेस्टर को इतना हाई रिटर्न देना क्या सही है आपके हिसाब से? देखिए उस वक्त मार्केट बहुत अच्छी थी, रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हालात हमें इस तरफ ले जाएंगे कि हम बिल्कुल ही आसमान से ज़मीन पे गिर जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास जब फाउंडर आते हैं ना कि यार हम चला लेंगे, हम घुमा लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनके केस में उन बंदे का इंतकाल हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि भाई आप फाइनेंसिंग लेके लोगों के ऊपर फिक्स रिटर्न कमिटमेंट के ऊपर नहीं करें। आपने अगर इस तरह कोई कारोबार करना है तो आप हमेशा पार्टनरशिप में करें, प्रॉफिट शेयरिंग में करें, जिसमें जो इन्वेस्टर है वो आपका टोटल प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदार हो, ना कि वो फिक्स रिटर्न ले रहा हो, क्योंकि वो सूद में भी आता है। और सूद जब अल्लाह ताला ने मना किया तो वो इसी वजह से मना किया है क्योंकि उसमें ये हालात हो जाते हैं हमारे लोगों के। तो अपना ख्याल रखें, लालच में ना आए और दूसरे का पैसा जो है वो इस तरह की स्कीम में नहीं डालें। आप खुद भी परेशान होंगे, आपके घर वाले परेशान होंगे और जो है वो इस तरह से आपको फेस करना पड़ेगी ठोकरें। जज़ाकल्लाह।